रूपकुंड पार्ट 1 को हमने साइंस के नज़रिए से देखा और जिन्होंने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख के आइए, फिर ही जाके आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। कहते हैं जब साइंस के पास सवालों के जवाब ख़त्म हो जाते हैं तब वहाँ के लोकल लोग जो बताते हैं शायद वो साइंस के भी बढ़कर है। और रूपकुंड के लिए जो आवाज़ है वो है वहाँ के लोकल लोग जो कहते हैं कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये माँ नंदा देवी का क्षेत्र है। लोकल लोग मानते हैं कि रूपकुंड का पूरा रीज़न माता नंदा देवी राज्य के अंदर आता है। माँ नंदा देवी यानी कि माता पार्वती का रूप, जो कि महादेव की अर्धांगिनी है और उनके साथ कैलाश पर वास करती हैं। और जब माँ नंदा देवी अपने मायके आती हैं तो फिर पूरा उत्तराखंड उन्हें बेटी की तरह विदा करने निकल पड़ता है, यानी उत्तराखंड माता नंदा देवी का मायका माना जाता है। और ये यात्रा हर 12 साल में निकाली जाती है। ये कोई आम यात्रा नहीं होती, ये एक जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा होती है, क्योंकि रास्ता जो है पैदल तय करना पड़ता है। यहाँ बर्फ़ के बहुत बड़े पहाड़ हैं और ये यात्रा खामोशी से की जाती है। इस यात्रा का रास्ता रूपकुंड लेक से होके गुजरता है। तो लोकल लोग कहते हैं कि रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये माँ के रास्ते का एक पड़ाव भी है। पड़ाव यानी जहाँ लोग आराम करते हैं। यहाँ पे कहानी आती है चौसिंगे खाड़ू की। चौसिंगे खाड़ू को माँ की निशानी भी माना जाता है। इस यात्रा में चौसिंगे खाड़ू यानी कि 4 सींग वाली भेड़, ये भेड़ जो है सिर्फ इसी रीजन में पाई जाती है, यानी कि ये भेड़ जो होती है माता नंदा देवी की यात्रा के पहले जन्म लेती है और फिर पूरी यात्रा का नैरेटिव करती है। यात्रा का आखिरी पड़ाव होता है होमकुंड, और होमकुंड में पहुंचने के बाद इस भेड़ को छोड़ दिया जाता है। लोकल लोग ये कहते हैं कि उसके बाद कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता और कुछ ही पलों में वो भेड़ बर्फ़ के बीच कहीं अदृश्य हो जाती है। यहाँ शुरू होती है एक कहानी जो कि किन्नौर के राजा की है, यानी कि किन्नौर के राजा की कोई संतान नहीं थी। तो उनके पुरोहितों और पंडितों ने कहा कि नंदा देवी की यात्रा करो, तब माँ उन पे खुश होके उन्हें वरदान में शायद पुत्र दे दें। राजा रानी और उनकी सेना एक साथ यात्रा पे निकल पड़ते हैं। आज जैसे वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, यानी कि ना आप टेंट लगा सकते हो, ना ही कोई मॉडर्न गियर थे, यानी कि जो भी यात्रा करनी है वो पैदल ही करनी होगी बिना किसी फैसिलिटीज़ के। और फिर यात्रा के दौरान ये लोग रूपकुंड के पास कई दिनों तक रुकते हैं। जब ये लोग रूपकुंड में रुके तो इन्होंने यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती कर दी। राजा ने अपने साथ कुछ नचनियाँ भी ला रखी थी। नचनियाँ यानी कि नाचने गाने वाली, जिसे अपने राज्य में राजा मनोरंजन के लिए रखता है। रूपकुंड, जिसे लोग मानते हैं कि वहाँ पे तपस्या की जाती है, वो एक शांति का स्थल था। वहाँ पे इन्होंने गाना बजाना और नाचना शुरू कर दिया। लोकल लोग ये मानते हैं कि जहाँ लोग मोक्ष के लिए आते हैं वहाँ पे इन्होंने अय्याशियाँ शुरू कर दी और यही इन सब की मौत का कारण बना। जब ये सब हुआ तो वहाँ पे माता का क्रोध बरसा। अचानक ही आसमान बदल जाता है, वहाँ पे हवाएं चीखने लगती हैं और बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। पर ये बर्फ़ कोई आम बर्फ़ नहीं थी, ये थे लोहे जैसे सख्त बर्फ़ के गोले। लोग रानी और राजा को बचाने के लिए आपस में इकट्ठे होकर एक शील्ड बना लेते हैं, पर इस बर्फ़ के आगे कोई जिंदा नहीं बचता। सभी धीरे धीरे करके मारे जाते हैं और आखिर में लोकल लोग कहते हैं कि सिर्फ रानी जिंदा वापस आती है क्योंकि वो पूरी श्रद्धा और मन के साथ यात्रा कर रही थी। ये कहानी वहाँ के लोकगीतों में भी आज भी जिंदा है। ये कहानी आज भी वहाँ पे एक जो लोकल गीत है जिसे वहाँ थड़िया कहते हैं, वहाँ के बोलियों में बोली जाती है। बोल कुछ ऐसे हैं कि जब माँ का अपमान हुआ तब आसमान से मृत्यु बरसी।
और हैरानी की बात तो ये है कि साइंस को भी ये मानना पड़ा कि सभी स्केलेटन के सर पे एक जैसी चोट थी, यानी किसी भारी चीज़ की वजह से सबके सर फट गए थे। बॉडी के बाकी किसी भी हिस्सों में कोई चोट और किसी भी तरह से कोई भी मारपीट के निशान नहीं थे, यानी कि वेपन का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो सेम जैसे लोकल लोग कहते हैं और सदियों से कहते हुए आए हैं कि यहाँ पे बर्फ़ का तूफान आया था, यानी माता का क्रोध बरसा था। आज भी वहाँ पे लोकल लोग जाते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि रूपकुंड में रात को रुकना सही नहीं है, क्योंकि मौसम वहाँ पल भर में बदल जाता है। वहाँ की खामोशी शरीर को भारी लगने लगती है। और सच ये है कि रूपकुंड में आज भी अलग अलग स्केलेटन मौजूद हैं, अलग अलग समय के, यानी कि ये घटना एक बार नहीं बार बार हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे ये सब पहले भी हुआ है तो क्या ये वापस हो सकता है? और यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि साइंस सही है या आस्था। सवाल तो ये आता है कि क्या कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे इंसानों को सिर्फ मेहमान बन के रहना चाहिए? क्या हिमालय ने पहले भी चेतावनी दी थी और शायद आगे भी देता रहेगा? वजह कुछ भी हो, पर सच तो यही है कि रूपकुंड की लेक के नीचे आज भी लाशें हैं और शायद कुछ राज हमेशा बर्फ़ के नीचे ही रहना चाहते हैं। आप क्या मानते हो, साइंस या माँ नंदा देवी का श्राप? कमेंट में अपनी सोच ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके पास आती रहूँगी ऐसी ही अनगिनत नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।